नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं दीपक शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक साइंस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो एटम एंड मॉलिक्यूल की जो टेस्ट पेपर 01 की जो पीडीएफ आपसे शेयर की थी, उस पीडीएफ का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वो पीडीएफ नहीं मिली है, नहीं प्राप्त हुई है अभी तक, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहां जाइए और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपन डेली 1-2 दिन के अंदर अपन पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट लेते रहेंगे और दोस्तों उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा लगातार। और अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं वीडियो सॉल्यूशन के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रत्येक डाउट का आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अपन चलते हैं, आज बात करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु मतलब एटम। दोस्तों, परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु मतलब एटम का भाग पार्ट नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एटम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में अपना पहला आता है, एक तो पार्ट आता है इंटरनल। कौन सा पार्ट आता है दोस्तों? इंटरनल पार्ट आता है। और उस इंटरनल पार्ट को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और दोस्तों नाभिक की अगर मैं बात करूं तो नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? एक तो अपने पास प्रोटॉन होता है नाभिक में, एक दोस्तों क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियॉन कहते हैं। जबकि नाभिक के चारों ओर बाह्यतम वर्ताकार कक्षाओं में दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से एटम का पार्ट की अगर मैं बात करूं, एटम के भाग की बात करूं, तो एटम का भाग अपने पास इलेक्ट्रॉन भी है, एटम का पार्ट अपने पास प्रोटॉन भी है और एटम का पास अपने पास न्यूट्रॉन भी है। अपने पास क्वेश्चन पूछा है कि एटम का भाग नहीं है, तो दोस्तों एटम का भाग कौन सा नहीं है? तो मैं बात करूं तो एटम का भाग कौन सा नहीं है? फोटोन। दोस्तों जो फोटोन कण होता है वो एटम का पार्ट नहीं होता है। फिर आप कहोगे सर फोटोन क्या होता है? दोस्तों जो अपना प्रकाश होता है, जिसे अपन लाइट कहते हैं, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, दोस्तों उस प्रकाश में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो याद रखना कौन से कण उपस्थित रहते हैं? फोटोन कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फोटोन प्रकाश के अंदर कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो क्या बताओगे आप? फोटोन। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, वैसे अपन फिजिक्स के अंदर बात करेंगे लाइट वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इसका मतलब ये है प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है तो क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो प्रकाश की तरंगीय रूप है, और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश का जो कणीय रूप होता है वो दोस्तों क्या होता है? फोटोन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फोटोन को फोटोन नाम किसने दिया था? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, अगर मैं फोटोन के बारे में और थोड़ी गहराई से बात करूं, ये सभी बातें मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां जाइए और एटम और मॉलिक्यूल के सभी वीडियो को ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करूं फोटोन के बारे में, और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों फोटोन कण है वो प्रकाश के अंदर उपस्थित होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फोटोन का वेग क्या होगा या फोटोन किस वेग से गति करता है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर फोटोन कण प्रकाश के अंदर उपस्थित होता है तो फोटोन का वेग भी वही होगा जो प्रकाश का वेग होगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? निर्वात में होता है। और दोस्तों कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है दोस्तों, ये फोटोन का या ये प्रकाश का क्या होता है, वेग होता है। दोस्तों इसी प्रकार फोटोन के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है, फोटोन का कौन सा द्रव्यमान दोस्तों, अगर मैं फोटोन के विराम द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो फोटोन का विराम द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, 0 होता है, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अपने पास यहाँ पर फोटोन के लिए एक दो क्वेश्चन और निकल के आए हैं कि फोटोन है और उस फोटोन का वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, फोटोन है वो प्रकाश के कणों के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और फोटोन नाम किसने दिया था दोस्तों, अगर फोटोन नाम की बात करूँ तो आइंस्टीन ने दिया था। क्लियर दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, मतलब मैं बात करूं नाभिक की खोज किसने की, तो दोस्तों नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसने की थी दोस्तों, रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग का नाम था एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दोस्तों क्या नाम था, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दोस्तों रदरफोर्ड ने अपने सहयोगी वैज्ञानिक अपना, या फिर मैं कहूँ वहाँ पर एक तो रदरफोर्ड का चेला ही था जिसका नाम था हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मोसडन। तो रदरफोर्ड ने अपने दो चेले जिनका नाम था हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मोसडन, उनकी सहायता से सन 1909 में एक प्रयोग किया जिस प्रयोग को एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर किसकी बौछार कराई, एल्फा कणों की। किसकी बौछार कराई दोस्तों, एल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार कराई। जब बौछार कराई तब लास्ट में फाइनली निष्कर्ष निकल के आया कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश होता है वो किस में स्थित होता है दोस्तों, नाभिक में होता है। किस में स्थित होता है, नाभिक में होता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। दोस्तों रदरफोर्ड नाभिक की खोज करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और नाभिक का ही दोस्तों एक गुण होता है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविता, या फिर मैं कहूँ रेडियो धर्मिता। दोस्तों वैसे रेडियो एक्टिविता की खोज तो हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने भी रेडियो एक्टिविता पर बहुत ज़्यादा कार्य किया था। यह नाभिक का ही गुण है। आपको मैं बता दूँ रेडियो एक्टिविता का एक नियम है जिसे अपन रदरफोर्ड सोडी का नियम भी कहते हैं, उसमें भी रदरफोर्ड ने ही दिया था, इसलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, उस तत्व का मास नंबर कितना होगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ए से। दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है अपने पास, 2, न्यूट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी है, 2। तो अपने पास प्रोटॉन की संख्या 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों अपने पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। तो दोस्तों जो अपना राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा, जो बी ऑप्शन होगा। दोस्तों ये बात क्लियर है आपके, क्लियर है ये आपके। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों, वो द्रव्यमान संख्या कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या केवल और केवल डिपेंड करती है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और कब की थी दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। इसलिए जेम्स चैडविक को सन 1934 में क्या मिला था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। किसकी खोज के लिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए। दोस्तों न्यूट्रॉन जो कण है वो नाभिक के अंदर होता है।
प्रोटॉन के साथ होता है। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कण है उस पर आवेश 0 होता है। जब आवेश 0 होता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। मतलब न्यूट्रॉन कण न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? न्यूट्रॉन दिया गया। देखो दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी दोस्तों 1897 में। ठीक है। प्रोटॉन की खोज की अगर बात करें तो वो खोज तो देखो, अगर वैसे बात करें तो कंप्लीट रूप से प्रोटॉन के बारे में, पूरे उनके प्रॉपर्टी के बारे में कब पता लग गया था? 1920 में। ठीक है ना। वैसे एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1886 में, जो गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है दोस्तों। लेकिन उस टाइम में गोल्डस्टीन ये बात नहीं बता सके कि ये प्रोटॉन ही है। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने यह चीज़ क्लियर कर दी थी। नाभिक की खोज भी की थी, एल्फा कण एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो 1919-20 में ये बात क्लियर कर दी थी कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में एक कण और होता है जिसे, जो धनावेशित कण है, जिसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों। उसके 12 साल बाद में, मतलब 1932 में किसकी खोज हुई थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज हो तो गई थी पहले, लेकिन ये पहचान नहीं सके। शुरू में न्यूट्रॉन को गामा किरण माना गया, लेकिन जब इनकी ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया गया तब पता लगा कि ये गामा किरण नहीं है, ये तो कोई अलग ही उदासीन कण है। इसलिए उन उदासीन कणों को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज में देरी का क्या कारण था? तो दोस्तों क्या बताओगे? न्यूट्रॉन की खोज में देरी का कारण क्या था? इसकी उदासीन प्रकृति। क्या था दोस्तों? उदासीन प्रकृति। ये बात क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है कि निम्न में से कौन सा गैस अणु परमाणुकता 3 रखता है? मतलब एटॉमिसिटी 3 रखता है। मतलब कौन सा गैसीय मॉलिक्यूल है जिसकी परमाणुकता 3 है? कितनी है दोस्तों? परमाणुकता 3 है। तो अगर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं परमाणुकता क्या होती है, तो दोस्तों परमाणुकता क्या होती है? कोई भी अणु है वह कितने परमाणु से मिलकर बना होता है, वह उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता। क्या कहलाती है? परमाणुकता। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र अपने पास में क्या आता है? क्या आता है दोस्तों? SO2। क्या आता है? SO2। तो अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड में एक तो क्या है? सल्फर परमाणु, और 2 अपने पास क्या है? ऑक्सीजन परमाणु। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड टोटल कितने परमाणु से मिलकर बना है? 3 परमाणु से मिलकर बना है। इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब परमाणुकता 3 रखता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी परमाणुकता कितनी रखता है? 3 रखता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओजोन की, तो दोस्तों अगर ओजोन की अगर मैं बात करूं तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। यह भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। इसलिए इसकी भी परमाणुकता कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है। अब अपना ऑप्शन क्या दिया है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या ए व बी दोनों। तो दोस्तों जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए व बी दोनों होगा। ठीक है दोस्तों। क्लियर ये बात? चलो ठीक है। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। अपना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन से स्पीशीज के लिए बोर सिद्धांत मान्य नहीं है? मतलब बोर का परमाणु मॉडल या बोर का जो सिद्धांत वो मान्य नहीं है। तो मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर की थी कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल और केवल उन्हीं परमाणु या उन्हीं आयनों पर लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 है। कितनी है? 1 है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या किन में है, उनके लिए तो बोर सिद्धांत या बोर का परमाणु मॉडल लागू होगा। और जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है या 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है या 1 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उन पर बोर का परमाणु सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो अपन एक एक ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला अपना ऑप्शन है हीलियम पॉजिटिव। देखो दोस्तों हीलियम अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो हीलियम पॉजिटिव के जो परमाणु क्रमांक कितने हैं? 2। मैंने कहा था परमाणु क्रमांक 2 हैं तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2। इस पर चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर इस चार्ज को हटा लेता हूँ
किसको हटा लेता हूँ, चार्ज को हटा लेता हूँ, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 2 होती, क्योंकि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या की। लेकिन अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए देखो दोस्तों हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 थी, लेकिन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए चार्ज देखो प्लस का चिन्ह, प्लस का चार्ज आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जितना चार्ज आता है, तो चार्ज यहाँ पर कितना है, प्लस का 1। ठीक है, 1 नहीं लिखते हैं कभी भी, एक प्लस का मतलब प्लस 1 ही होता है, इसलिए 2 में से 1 गया अपने पास में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 1 है। उसके बाद में हाइड्रोजन के अंदर बात करूं तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 1 है। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए बात करते हैं, तो दोस्तों अगर मैं लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए बात करूं, तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए बात करूं तो आपको पता है कि लिथियम +2, लिथियम के परमाणु क्रमांक 3 है, तो 3 है, तो मैंने कहा कि जब प्लस का चार्ज आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2, मतलब पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। तो इस पर भी लागू होगा, इस पर भी लागू होगा, इस पर भी लागू होगा। इसमें चेक करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, ये बात क्लियर है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो इसके लिए बोर का परमाणु मॉडल लागू नहीं होगा, इसलिए अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, अपना जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा कौन सा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर है। ओके दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास दोस्तों क्या है कि निम्न में से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो दोस्तों अगर मैं सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इनमें किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो सबसे पहले अपन प्रत्येक में चेक करेंगे कि किस किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ CH3 पॉजिटिव में। ठीक है दोस्तों, CH3 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो देखो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। ठीक है, तो 6 और 3 कितने हो गए अपने पास में, 9। कितने हो गए, 9। अब यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आ गया, तो पॉजिटिव का चिन्ह का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से पॉजिटिव कितना है, 1 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी आती है, 8 आती है। कितनी आती है, 8। ये बात क्लियर दोस्तों। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं H2O, तो दोस्तों H2O की बात करूं तो H2O के अंदर देखो ना आप, H2O क्या है कि H2O के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है अपने पास, हाइड्रोजन 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 में कितने होंगे, 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, इसलिए ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी है, कितने की कमी, 1 पॉजिटिव चार्ज आए तो 1 की कमी, तो 10 - 1 कितना हो गया दोस्तों, 9। तो H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 9 होगी। ये बात क्लियर। वैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ तो देखो 2 और 8 कितनी हो गई, 10। प्लस का चिन्ह है तो कितना प्लस का चिन्ह है वो माइनस कर देंगे, और माइनस का है तो कितना माइनस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अमोनिया की मैं बात करूं तो अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी। हाइड्रोजन कितनी है, 3 हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन है दोस्तों, 3 हाइड्रोजन है। ये बात क्लियर है। तो देखो 7 और 3 अपने पास कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। 7 और 3 अपने पास में कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 10 होगी। ये चीज़ क्लियर है। तो अमोनिया में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। उसके बाद में CH3 नेगेटिव में बात करते हैं। तो देखो CH3 नेगेटिव की बात करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, तो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या
1 है तो 3 में कितनी होगी, 3 होगी। अब माइनस का 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब प्लस 1 और आ जाएगा। तो 6 और 3 9 और 1 10। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। तो देखो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसमें 8 है इसमें 9 है। तो अपने पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, केवल और केवल इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो दोस्तों जो अपना राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, वो राइट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अमोनिया और 4 अपने पास CH3 नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर है। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 9 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। ठीक है दोस्तों, क्लियर ये चीज़। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास दोस्तों क्वेश्चन निकल कर, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। और दोस्तों समानुपाती का चिन्ह उठाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, नियतांक क्या आता है, एच। यहाँ पर एच एक समानुपाती नियतांक है या समानुपाती कांस्टेंट है, जिसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लांक नियतांक। तो फोटोन की आवृत्ति की अगर बात की जाए या फोटोन की ऊर्जा की गणना की बात की जाए तो अपने पास फॉर्मूला आया था। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला था अपने पास E बराबर एच न्यू। क्या था दोस्तों, E बराबर एच न्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो अपने पास ऑप्शन कौन सा है, E बराबर एच न्यू। तो अपने पास ऑप्शन निकल करके आता है यहाँ पर C। तो दोस्तों अपना C क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। एच यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और याद रखना कि जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है। और दोस्तों अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवर्ती तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से अपने पास में एक रिलेशन निकल करके आता है कि जो ऊर्जा है वो आवर्ती के समानुपाती होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अपने क्लियर हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का C होगा। दोस्तों क्लियर ये बात, चलो ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, यदि n बराबर 3 हो तो l के लिए कौन सा मान गलत होगा, कौन सा मान रॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, n यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या है यहाँ पर, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दे रखा है आपको, 3। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको l का मान बताना है, l का मान कौन सा मान गलत होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, क्या क्लियर कर दूं कि l का मान क्या होता है। दोस्तों याद रखना, l का मान हमेशा n के माइनस से 1 कम होता है। ठीक है, l का मान हमेशा n के मान से 1 कम होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर n का मान कितना है, 3 है, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 2। तो यहाँ पर l का मान 2 होगा। ठीक है, तो देखो 2 होगा, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2 होगा, 2 से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी भी याद रखना दोस्तों, कभी भी जो n का वैल्यू है वो l के वैल्यू के बराबर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्यों, l की वैल्यू है वो हमेशा n-1 ही होती है। ठीक है दोस्तों, n मुख्य क्वांटम संख्या है जो हमें किसकी जानकारी देती है, कोस की। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या है, कोस के बारे में बताती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इतनी सी बात याद रखना कि जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो कोस के बारे में बताती है। जबकि l है,
एल दिग्वंशी क्वांटम संख्या है, जिसको द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, जिसको गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमें किसके बारे में बताती है? उपकोष के बारे में। किसके बारे में बताती है दोस्तों? उपकोष के बारे में बताती है। और मैं आपसे डिटेल से बात कर भी चुका हूँ, और वो बात क्या कर चुका हूँ, मैंने आपको बता भी दिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकाश कोश में क्या करते हैं? गति करते हैं। फिर मैंने कहा कि और गहराई से पूछो तो आप क्या बताओगे? कोश के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? उपकोष होते हैं। और उपकोष के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? कक्षक होते हैं। इन कक्षक को अपन एक डब्बे से प्रदर्शित करते हैं, और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी विपरीत चक्रण के। क्लियर दोस्तों? ये बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे जो वीडियो हैं वो नहीं देखो, इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो मैंने ये मान के चलो, मैंने कोई एक तरीके से ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने जो मैंने एटम और मॉलिक्यूल के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाइए, मैं नीचे प्लेलिस्ट दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उन वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। बहुत अच्छी क्वालिटी से तैयार किए हुए हैं। ठीक है, उनमें बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या दर्शाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप एक बात बताऊं, नील्स बोर ने 1913 के अंदर एक परमाणु मॉडल दिया था। वो स्पेसिकल 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए दिया था। और अगर मैं बात करूं तो वो स्पेसिकल हाइड्रोजन के लिए दिया गया था, और जिसमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें किस बात को इंडिकेट करता है, किस बात को दर्शाता है? तो दोस्तों याद रखना, वो क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को। तो दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसको दर्शाता है? याद रखना, राइट आंसर क्या होगा? क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है अपने पास में? क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो मैंने दोस्तों ये आपको बताया था कि जो कोई भी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? 2n² से। ये बात क्लियर थी दोस्तों। फिर मैंने कहा था यदि n की वैल्यू 1 है तो कौन सा कोश होगा? k कोश होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। यदि n की वैल्यू 2 है तो कौन सा कोश होगा? l कोश होगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8। कैसे होगी? यहाँ n का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा, और 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितने आ जाएंगे? 8। इस प्रकार से अपन ने बात की थी। तो दोस्तों जो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या होगा कि किस कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो दोस्तों बी राइट आंसर होगा, 2n² होगी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास क्या बोलता है या क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि जब L बराबर 3 हो तो M के कुल कितने मान संभव होंगे? M के कुल कितने मान संभव होंगे? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो M के जो वैल्यू होती है वो -L से +L तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो L की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो मैं कह सकता हूँ -3 से +3 तक होंगे। तो -3 से +3 के बीच में कितने मान आते हैं? तो आप दे सकते हो -3, -2, -1 0 0 +1 +2 +3। तो कितनी वैल्यू अगर आपके पास आ गई, अगर मैं आपको बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अपने पास में कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों? 7। तो ये बात याद रखना आप अच्छी तरीके से। और मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था क्वांटम संख्या के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धीरे धीरे आपको बहुत प्यार से समझाया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखना अच्छी तरीके से कि M के कुल कितने मान संभव होंगे। अगर आप डायरेक्टली ज्ञात करना चाहते हो कि सर हमें तो ऐसे लिखेंगे फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो मैं आपको डायरेक्ट याद करने का भी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर देखो L की वैल्यू अगर अपने पास में कितनी है? 3 है। तो याद रखना M की जो वैल्यू होगी, M के कुल संभावित मान कितने होंगे? 3 के दुगना कितना होता है? 6 6 + 1 कितने हो गए? 7। इसी प्रकार से अगर L का मान अपने पास 2 आता है तो M का मान अपने पास कितना होगा दोस्तों? तो 2 का दुगना कितना होगा? 4 + 1
आप ऐसे कर सकते हो 5। ठीक है दोस्तों, अगर एल की वैल्यू 1 आती है तो एम की कितनी वैल्यू होगी आपको 1 का दुगुना करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 + 1 दोस्तों 3। इस प्रकार से अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या अन्य क्वांटम संख्याओं पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन जब मैं क्वांटम संख्या वाला वीडियो क्वांटम संख्या पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि दोस्तों कि मुख्य क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और दिग्वंशी क्वांटम संख्या ये तीनों तो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, लेकिन जो एस है वो किसी इन तीनों पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, एस होगा। एस मतलब स्पिन क्वांटम संख्या। दोस्तों स्पिन क्वांटम संख्या वो अन्य किसी क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती है। इसके 2 मान संभव हैं और 2 मान भी कौन से हैं, ±½ एक प्लस का हाफ और दूसरा माइनस का हाफ। क्लियर दोस्तों, क्लियर। ठीक है दोस्तों, यह क्वांटम संख्या हमें किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। कौन सी क्वांटम संख्या दोस्तों, स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए और मेरे से चर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ एल्फा कण होते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार कहा था कभी भी अगर एल्फा कण की बात पूछे तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए हीलियम पॉजिटिव। क्या आ जाना चाहिए, हीलियम डबल पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों, ये एल्फा कण ही होता है। क्या होता है, एल्फा कण ही होता है। दोस्तों पहली बात यहाँ से आपको दिख रहा है एल्फा कण धनावेशित है, तो अपना देखो राइट आंसर तो यहीं से निकल गया। एल्फा कण कैसा है, धनावेशित है। धनावेश भी कितना है दोस्तों, द्विधनावेशित है। कितना धनावेशित है, द्विधनावेशित है, ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसके द्रव्यमान की संख्या, अगर मैं से आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर एल्फा कण की द्रव्यमान संख्या बात करें तो कितनी होगी, 4 होगी। आप ये बात भी बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्लियर हो गया है। क्लियर क्या हो गया है कि एल्फा कण क्या होते हैं, एल्फा कण धनावेशित होते हैं, उदासीन नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया भी था कि रदरफोर्ड ने जो अपना एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें एल्फा कणों की बौछार कराई थी। किस पर बौछार कराई थी दोस्तों, सोने की पन्नी पर। दोस्तों ये बात क्लियर है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप किसका अस्तित्व बताता है। दोस्तों देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दबाजी कर दिए तो गलती हो जाएगी। कि रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप मतलब परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो किसका अस्तित्व बताता है, किसके बारे में बताता है। तो दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एल्फा कणों का तो प्रयोग किया गया था। क्लियर, जबकि उसके से किसकी खोज हो गई थी, नाभिक की। आपको मैंने बताया था कि जब रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार कराई थी तो अधिकांश एल्फा कण सोने की पन्नी पर आर पार गुजर गए। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जबकि कुछ एल्फा कण कुछ कोण पर क्या हो गए, प्रकीर्णित हो गए। लेकिन लगभग ऐसे बताते हैं कि 12,000 एल्फा कणों में या 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण सीधा 180 डिग्री के कोण पर जा करके टकरा करके वापस अपने पथ पर लौट जाता है। इससे रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है या 10⁻⁻15 मीटर भाग में केंद्रित है, और उस भाग को दोस्तों क्या कहा था रदरफोर्ड ने, नाभिक कहा था। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसका अस्तित्व बताया था दोस्तों, नाभिक का अस्तित्व बताया था। क्लियर दोस्तों, उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरण का प्रयोग किया गया था। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस विकिरण का प्रयोग किया था दोस्तों, एल्फा विकिरण का प्रयोग किया था, या फिर मैं बोल सकूँ एल्फा कणों का प्रयोग किया था। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। तो मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो सबसे छोटा कण अपने पास क्या है दोस्तों, परमाणु है। देखो एक बार देखते हैं, परमाणु परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, अणु का निर्माण करते हैं, और अणु यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में मैं अगर और डिटेल से अगर आपसे चर्चा करूं तो ये
मिलकर के एक तरीके से किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का ही निर्माण करते हैं। तो अगर पदार्थ का सबसे छोटे कण की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक चीज़ क्लियर करूं मैं आपको, अणु है वो तो खुद परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए सबसे छोटा कण नहीं है। ठीक है, तत्व की अगर मैं बात करूं तो तत्व खुद एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, मतलब तत्व के अंदर तो बहुत सारे परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, यौगिक की बात करूं तो यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो अपने पास में जो सबसे छोटा जो कण होगा वो दोस्तों क्या होगा, परमाणु होगा। क्या होगा दोस्तों, परमाणु होगा। ये बात क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों पदार्थ का सबसे छोटा कण अपने पास क्या आएगा, परमाणु आएगा, जिसको अपन एटम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। एक मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष के बारे में बताती है, दूसरी दिग्वंशी क्वांटम संख्या जो उपकोष के बारे में बताती है, तीसरी क्वांटम संख्या m जो कक्षक के बारे में बताती है, और चौथी क्वांटम संख्या s जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इस प्रकार से क्वांटम संख्या कितनी है दोस्तों, 4 हैं। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 4 होती हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वांटम संख्या क्या होती हैं। क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं, स्थिति के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति की बात आती है तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कोष में गति करते हैं। तो जब वर्ताकार कोष में गति करते हैं तो कोष के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या। फिर आप कहोगे सर कोष के अंदर भी उपकोष में रहते हैं, तो उपकोष के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, एल, मतलब द्वितीय क्वांटम संख्या है, या मैं बोल सकता हूँ दिग्वंशी क्वांटम संख्या। फिर आप थोड़े से और गहराई से जाओगे तो आप ये कहोगे सर नहीं, उपकोष के अंदर नहीं, उपकोष के अंदर कक्षक होता है, उस कक्षक के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो कक्षक के बारे में कौन बताती है दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अपन एम से इंडिकेट करते हैं। फिर जब आप कक्षक में आ जाओगे तो कक्षक में आने के बाद में आप पढ़ोगे सर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी विपरीत चक्रण वाले। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, एस, जिसे अपन स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार से क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं जो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती हैं। ठीक है दोस्तों, एक मैंने ये भी कहा था कि जिस प्रकार क्वांटम संख्याएं होती है उस प्रकार मैजिक संख्याएं भी होती हैं, और मैजिक संख्या हमें किसी नाभिक के स्थायित्व के बारे में बताती है, जिसके बारे में हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर डिटेल से क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास दोस्तों, ये क्वेश्चन आईएएस के अंदर आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मतलब m। ठीक है, मैंने कहा था चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में, और साथ में कक्षक के भी किसके बारे में बताती है दोस्तों, अभिविन्यास के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, अभिविन्यास के बारे में बताती है, ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिविन्यास के बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, चक्रण के बारे में तो कौन सी बताती है अपने पास, एस बताती है। आकृति के बारे में कौन सी बताती है दोस्तों, एल बताती है। और आप माप के मतलब आकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो आकार के बारे में अपने पास कौन सी बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या एन, की कोषों का आकार क्या है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है। और अभिविन्यास के बारे में दोस्तों कौन सी क्वांटम संख्या बताती है अपने को, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर है। तो क्या मैंने क्लियर किया है, मैंने ये चीज़ क्लियर की है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताती है, अभिविन्यास के बारे में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास निकल करके आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपने को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो मैंने पहले ही कहा था और मैंने उस टाइम भी बताया भी था जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रॉन वगैरह पढ़ा रहा था, परमाणु के मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब मैंने कहा था। देखो अब एक एक ऑप्शन के बारे में पहले चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एल्फा कण। मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि एल्फा कण हीलियम के द्विविध धनावेशित नाभिक होते हैं। तो द्विविध धनावेशित नाभिक होते हैं तो इन पर धनावेश होता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूँ, अल्फा किरण हो चाहे अल्फा कण हो एक ही बात है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। गामा किरण की अगर मैं बात करूँ तो गामा किरणों पर आवेश दोस्तों 0 होता है।
गामा किरणें विद्युत की उदासीन होती हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है कि गामा किरणों का उपयोग कैंसर थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों कैंसर थेरेपी में कोबाल्ट समझना है, कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऋणावेशित कण होता है, वो ऋणावेशित कण कौन सा होता है दोस्तों? बीटा कण होता है। कौन सा कण होता है? बीटा कण होता है। ये बात याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बीटा कण होगा। और मैंने कहा था कि अल्फा, बीटा और गामा कण, इनके गामा किरण, इनके बारे में अपन रेडियो एक्टिविटी के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल करके आता है दोस्तों अपने पास में कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले बताया था कि चक्रण क्वांटम संख्या s, इसके 2 मान संभव हैं, एक तो प्लस का हाफ और दूसरा माइनस का हाफ। ये बात क्लियर। जब प्लस का हाफ हो अपने पास में तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति कर रहा है, और जब माइनस का हाफ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी गति कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है। ये बात क्लियर। तो अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। चक्रण क्वांटम संख्या s के कितने मान संभव होंगे? 2 मान संभव होंगे। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था वीडियो के अंदर डिटेल से, मैंने कहा था जब मैं प्रोटॉन की संख्या पढ़ा रहा था, द्रव्यमान संख्या पढ़ा रहा था और परमाणु क्रमांक पढ़ा रहा था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन में नहीं हो तो फिर मैंने ये भी कहा था कि किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक में। दोस्तों ये दोनों ही अलग अलग ऑप्शन दे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो किस पर होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी भी तत्व के रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड नहीं करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, और द्रव्यमान संख्या पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव, तो मैंने बताया था दोस्तों नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन होता है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से दोस्तों क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो देखो परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, मतलब परमाणु का नाभिक किन से मिलकर बना होता है? तो क्या बताओगे परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं? एक तो अपने पास प्रोटॉन होता है, एक अपने पास क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, और राइट आंसर अपने पास कौन सा होगा? राइट आंसर अपने पास में सी होगा। क्लियर ये बात? दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय बलों द्वारा क्या होते हैं दोस्तों? बंधे होते हैं। कौन से बलों द्वारा बंधे होते हैं? नाभिकीय बलों द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करूं तो क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त करते हैं। तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, तो परमाणु का द्रव्यमान भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसको, और फिर मैंने ये भी कहा था कि परमाणु का द्रव्यमान इतना कम होता है कि इसको किलोग्राम या ग्राम में नहीं माप सकते। तो इसको मापने के लिए एक नए मात्रक का प्रयोग किया गया जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? AMU। तो दोस्तों परमाणु का द्रव्यमान ना तो किलोग्राम में मापा जाता, ना मिलीग्राम में मापा जाता है, ना ही किस में मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। ठीक है, इसको मापने के लिए एक नए मात्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? AMU कहते हैं। AMU को बोलते हैं अपन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आजकल अपन यूनिफाइड बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट में यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर दोस्तों मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी, और वो बात मैंने क्या बताई थी कि जो AMU है, फिर मैंने कहा था कि एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो एक AMU की तुल्य होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 931.5 एग्जिट वैल्यू होती है, लेकिन दोस्तों वो आपको ऑप्शन में 931.5 ने दे करके 931 भी दे सकता है। क्लियर दोस्तों? तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है दोस्तों? AMU में। किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में। क्लियर? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बात बताऊं कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या है? विभाज्य। मैंने कहा था
कि शुरू में परमाणु को अविभाज्य कण माना गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद में यह बात सिद्ध हो गई थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु एक विभाज्य कण है जो मुख्यतः 3 मूल कणों में विभाजित होता है, जिनमें से 3 मूल कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अणु की बात करें तो अणु तो खुद परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी आपको पता है मिक्सर होता है जो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो अपने पास आता है निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो दोस्तों परमाणु भी विभाज्य है, अणु भी विभाज्य है और मिश्रण भी विभाज्य है। तो कौन सा विभाज्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास में क्या आएगा? राइट आंसर आएगा कोई नहीं। इनमें से ये सभी विभाज्य है, सभी विभाज्य है, इनमें से विभाज्य कोई सा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, विभाज्य नहीं है। देखो अपने क्वेश्चन बोला है विभाज्य नहीं है, ये तो सारे विभाज्य हैं। ठीक है ना, तो विभाज्य नहीं है तो अपना भाई ये सभी विभाज्य है तो इसका मतलब कोई नहीं है विभाज्य। ठीक है ना, विभाज्य नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है अपने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भैया क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु, अणु और मिश्रण ये तीनों तो विभाज्य हैं, तो विभाज्य नहीं है इसका मतलब ये तीनों तो विभाज्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 26 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा एक परमाणु कण नहीं, कौन सा एक अणु परमाणु का कण नहीं है? परमाणु का कण नहीं है। तो देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कण है, कौन सा जो एक अणु परमाणु का कण नहीं है, मतलब परमाणु का कण नहीं है। दोस्तों न्यूट्रॉन है वो परमाणु का मूल कण है, प्रोटॉन भी परमाणु का मूल कण है, इलेक्ट्रॉन भी परमाणु का मूल कण है, ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन 1 2 ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसे अपन या तो इससे इंडिकेट करते हैं या अपन डी से इंडिकेट करते हैं। इस डी को मैंने ये भी कहा था, इस डी को अपन क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु का कण नहीं है? परमाणु का कण नहीं है। तो आप क्या बात बताओगे? मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा अपरमाणु कण। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैंने उसी लैंग्वेज के अंदर लिखा है इसको। ठीक है दोस्तों, इसलिए देखो थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा परमाणु का एक अपरमाणु कण नहीं है। तो अपरमाणु कण बोलूँ या मूल कण बोलूँ या सब एटॉमिक पार्टिकल बोलूँ, तो परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जबकि ड्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ड्यूट्रॉन होगा। क्या होगा दोस्तों? ड्यूट्रॉन होगा। ये बात क्लियर है आपके? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास क्या है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 2n²। कौन सी कक्षा की बात कर रहा है? दूसरी कक्षा का। तो यहाँ पर अपन n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर अपने पास में कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। तो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा 2 × 4, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 8। तो किसी तत्व की परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास में क्या निकल करके आएगी दोस्तों? 8 निकल के आएगी। तो राइट आंसर अपना क्या होगा दोस्तों? 8 होगा। क्लियर ये बात? नेक्स्ट अगर अपना क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 28 अपना क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या मैंने आपको कहा था कि ए में से क्या घटा दे? जेड। ये तो अपनी पास क्या है? ए। ठीक है, और ये अपना पास क्या है? जेड। तो ए में से जेड घटा दे तो एक में से एक घटाएंगे अपन, तो अपने पास क्या आएगा? 0। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरी आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व हैं। 118 तत्व में केवल एकमात्र तत्व हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके नाभिक में क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 0 होती है। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें तो विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदासीन होगा। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। परमाणु पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक पर जो धनावेश होता है वो पॉजिटिव होता है। जितना पॉजिटिव होता है किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन के कारण जितना धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन के कारण उतना ही क्या होता है दोस्तों? ऋणावेश होता है। तो ये धनावेश और ऋणावेश इक्वल है, इसलिए ओवरऑल चार्ज पूरा एटम पर कितना हो गया दोस्तों? 0 हो गया। कितना हो गया? 0। इसलिए परमाणु
विद्युत रूप से परमाणु क्या है दोस्तों, उदासीन है। तो 29 जो क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, उदासीन होगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30 की, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों, ए। और ए को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। ठीक है दोस्तों, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा अपना बी। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, कौन सा कण अस्थायी है, कौन सा कण या पार्टिकल अनस्टेबल है। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कण और न्यूट्रिनो। तो दोस्तों मैंने आपको ये कहा था परमाणु के मुख्यतः मूल कण कितने होते हैं, 3 होते हैं। इन 3 मूल कणों के अंदर कुछ अन्य कण भी होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, वीडियो अलग से बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे चैनल पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कण अस्थायी है, देखो अगर मैं परमाणु के जो मूल कण हैं वो तो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन मूल कणों के अलावा कुछ अन्य कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उन अन्य कणों में दोस्तों क्या आता है, न्यूट्रिनो होता है, वो एक अस्थायी कण होता है। दोस्तों ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान होता है और आवेश होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों के E/m का मान निर्भर करता है। तो दोस्तों ये बात मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि कैथोड किरणों के E/m का मान मतलब विशिष्ट आवेश किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, किसी पर भी, ना तो ताप पर निर्भर करता है, ना विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर, ना ही दाब पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। और मैं आपको बता दूं कैथोड किरणों से किसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये बात क्लियर। और जबकि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था दोस्तों, स्टोनी ने दिया था। किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कैथोड किरणों के E/m का मान किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, जबकि केनाल किरण, कौन सी किरण दोस्तों, केनाल किरण जिसे अपन एनोड किरण भी कहते हैं। एनोड किरण का जो E/m का मान होता है वो विसर्जन नलिका में गैस की भरी प्रकृति पर डिपेंड करता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन गैस के लिए उसका मान सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंजन नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1901 में एक्स किरणों की खोज की थी। इसलिए एक्स किरणों की खोज के लिए विल्हेम रोंजन नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों अगर मैं बात करूं विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर मैं बात करूं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कौन थे या वैज्ञानिक भी कौन थे, रोंजन थे, जिनको एक्स किरणों की खोज के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स किरणों की खोज किसने की, रोंजन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर। उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। तो दोस्तों परमाणु के बारे में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने लगभग 600 ईसा पूर्व बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। कौन से कणों से, सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और अनसूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को ही दोस्तों क्या नाम दिया गया था, परमाणु नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, परमाणु नाम दिया गया था। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों परमाणु के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने था, सर्वप्रथम बताया तो किसने था, महर्षि कणाद ने। लेकिन सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था वो दोस्तों, डाल्टन ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका राइट आंसर क्या होगा, महर्षि कणाद। क्योंकि सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया, तो बताया तो महर्षि कणाद ने। लेकिन ये क्या था, दार्शनिक थे, इनकी परिकल्पना थी। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था,
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु की खोज किसने की, तो उसका श्रेय भी दोस्तों डाल्टन को ही दिया जाता है, जबकि आप सभी को पता है कि डाल्टन से पहले ही हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने परमाणु के बारे में बता दिया था। लेकिन वही बात है, बहुत सारी खोजें हैं साइंस के अंदर जो हमारे भारतीयों ने की थी, लेकिन उन खोज का श्रेय आज किसी और विदेशी वैज्ञानिकों को दे दिया गया है, और इसके लिए मुझे भी बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, बी होगा, और वो डाल्टन होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों क्या है, परमाणु में कणों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, परमाणु में कक्षकों में, मतलब परमाणु के जो कोष हैं या कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो दोस्तों कौन से क्रम से नियंत्रित होता है, तो ये मैंने बात बताई थी ऑफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा, ये मैंने आपको डिटेल से बताई थी ऑफ-बाउ का सिद्धांत। और ऑफ-बाउ के सिद्धांत के अंदर मैंने फिर बाद में बताया था N+L के नियम, ये भी मैंने बताया था। और ऑफ-बाउ का नियम मैंने डिटेल से आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो लेक्चर जरूर देखें। उसके बाद में हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम आया था, इसने ये बात बताई थी कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक कक्षक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ठीक है, ये बात हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम में बताई। पावली का अपवर्जन नियम क्या बताया कि किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, और वो भी विपरीत चक्रण वाले। ठीक है, ये बात किसने बताई थी, पावली के अपवर्जन नियम में। अनिश्चितता का सिद्धांत, दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत का इलेक्ट्रॉन भरने से कोई लेना देना नहीं है, इतनी बात याद रखना। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, हाइजेनबर्ग ने। किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने, ये बात याद रखना, हाइजेनबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैसें अगर मैं बात करूं आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 18 में आती हैं। कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है दोस्तों, जिनोन, ये सारी उत्कृष्ट गैसें हैं, और इनकी जो संयोजकता है ना वो दोस्तों कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए वर्ग नंबर 18 को आवर्त सारणी में दोस्तों शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता दोस्तों कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारी जल बनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था भारी जल के बारे में कि भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, D2O होता है, और D2 होता है, इसे भारी जल भी कहते हैं, इसे मैंने कहा था गुरु जल भी कहते हैं। इसका जो अणुभार होता है वो भी मैंने बताया था, इसका अणुभार कितना होता है, 20 होता है। और ये भारत में कहाँ बनाया जाता है दोस्तों, ट्राम्बे में। और दोस्तों ट्राम्बे कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। और मैंने ये भी बताया था इसका जो उपयोग किया जाता है वो मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मंदक के तौर पर भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है ना, जो परमाणु भट्टी होती हैं उनके अंदर मंदक के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, D2O का। और भी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में मैं नाभिकीय भट्टी आपको अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर, उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है दोस्तों कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो ये बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर की थी कि सूर्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन। ये मैंने कहा भी था। और दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ये बात भी याद रखना। और दोस्तों हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। क्लियर दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करूं मैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं दोस्तों, हीलियम का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा, हीलियम। अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, हाइड्रोजन ही होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके, हाइड्रोजन के छोटे नाभिक आपस में जुड़ करके स्थायी नाभिक हीलियम में चेंज हो जाते हैं। और दोस्तों इस घटना को अपन कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य और तारों के अंदर ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों नाभिकीय संलयन पर ही कौन से बम आधारित हैं, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर।
सॉरी हाइड्रोजन बम, ठीक है ना, और एक आता अपने पास में परमाणु बम, जबकि परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? तो परमाणु बम तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों नाभिक के संलयन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए जो खतरनाक बम कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम होता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 40 आता है मेरे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों? रेडियो धर्मिकता का आविष्कार किसने किया? तो ये बात मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दी थी कि रेडियो धर्मिकता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। क्लियर दोस्तों? उसके बाद में नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, कि परमाणु की प्रभाविक त्रिज्या क्या है, परमाणु की इफेक्टिव रेडियस क्या है। तो मैंने आपको बताया था परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। फिर मैंने कहा था अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों? 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 10⁻2 इंटू 10⁻−10, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -10 और -10 और +2, तो अपने पास क्या आएगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। तो परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों? 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। दोस्तों 10⁻−10 सेंटीमीटर है, इसको अपन 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो याद रखना परमाणु का प्रभावी त्रिज्या है या परमाणु की त्रिज्या है या परमाणु का आकार है कितना होता है? 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। अब ऑप्शन देखो क्या है? 10⁻15 नहीं है, 10⁻13 ये भी नहीं है। ये दोस्तों क्या है? 10⁻10 सेंटीमीटर है, 10⁻10 सेंटीमीटर है, तो ये भी नहीं है। कि अगर ये मीटर में होता तो अपना आंसर यही होता, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ये ऑप्शन अपना डी, ऑप्शन डी अपने को क्या दे रखा है? 10⁻8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो अपने पास डी है वो क्या दे रखा है? 10⁻8 सेंटीमीटर। यही अपना क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। क्लियर? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कौन सी है? डी होगी, जो 10⁻8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ दोस्तों मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम नाभिक पर आवेश होता है। एल्यूमिनियम नाभिक पर आवेश होता है। दोस्तों ये आपको गुमराह किया इस क्वेश्चन के माध्यम से। कोई भी परमाणु का नाभिक क्यों ना हो, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर तो चार्ज दोस्तों 0 होता है और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये जो ओवरऑल जो अपने पास ये नाभिक है, इस ओवरऑल नाभिक पर चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। इसलिए याद रखना नाभिक कोई सी भी परमाणु का हो उस पर आवेश हमेशा क्या होगा? धनावेश ही होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 42 मैंने आपको क्लियर कर दिया, जिसका आंसर क्या होगा? सी होगा, धनावेश होगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 अपने पास क्या है दोस्तों? कि इलेक्ट्रॉन की खोज किन किरणों से हुई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई थी। किसकी कौन सी किरणों से हुई थी? कैथोड किरणों से खोज हुई थी, ठीक है ना। जबकि प्रोटॉन की खोज केनाल किरणों से हुई थी। केनाल किरण, जिन केनाल किरण को एनोड किरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था दोस्तों? जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी कौन सी किरण से? कैथोड किरण से, जो एक ऋणावेशित किरण है, ठीक है ना। कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणावेशित होती है। क्लियर दोस्तों? तो अपने पास जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किन किरणों से हुई, उसका राइट आंसर क्या होगा? कैथोड किरणों से। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का होता है, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव है, ये तो नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। फिर मैंने कहा था माइनस का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव होता है। क्या होता है? यहाँ पर भी नेगेटिव होता है और यहाँ पर भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 10⁻+19 है, जबकि यहाँ पर दोनों क्या है? -19 है। यहाँ पर -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मापन किसने किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मापन किसने किया था? मिलिकन ने। मिलिकन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक तेल बूंद प्रयोग किया था। इस तेल बूंद प्रयोग के माध्यम से ओल्ड रोक्स एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद
प्रयोग, ऑयल ड्रॉक्स एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस हुआ था ये प्रयोग किया गया था लगभग 1909 के आसपास, ठीक है ना। इस प्रयोग द्वारा किसकी गणना की थी? मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की थी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है, ठीक है ना। उसके लिए तेल बूंद प्रयोग किया था। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अब मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में निकल कर क्या आता है कि परमाणु की अगर मैं बात करूँ तो परमाणु का सबसे हल्का मूल कण होता है। परमाणु का सबसे हल्का मूल कण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु का सबसे हल्का मूल कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जबकि परमाणु का सबसे भारी मूल कण क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन होता है। तो मैंने आपको एक क्रम लिखवाया था, अच्छी तरीके से मैंने समझाया भी था। परमाणु का सबसे मूल का जो हल्का मूल कण है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, उसके से ज़्यादा प्रोटॉन का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। ये मैंने ऑर्डर आपको लिखाया था। मैंने ये भी कहा था कि इन दोनों का द्रव्यमान तो लगभग बराबर होता है, Mp=Mn। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है, बल्कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ थोड़ा सा ही क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है। ये बात मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी थी। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश का मापन मिलीकन ने किया। परमाणु का सबसे हल्का मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। परमाणु का सबसे भारी मूल कण कौन सा है दोस्तों? न्यूट्रॉन है। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पॉजिट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन का क्या है दोस्तों? एंटी कण है। कैसा कण है? एंटी कण है, जिसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। दोस्तों पॉजिट्रॉन पर अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश ऋणावेश है तो पॉजिट्रॉन प्रवेश क्या होगा? धनावेश होगा। जबकि दोनों का द्रव्यमान सेम ही होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी 9.1 × 10⁻31 क्या है? किलोग्राम। और अगर मैं बात करूं पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी यही होगा। तो द्रव्यमान तो दोनों का सेम है, लेकिन चार्ज क्या है? विपरीत है। पॉजिट्रॉन की खोज 1931 में किसने की थी दोस्तों? एंडरसन ने की थी। तो इसका जो अपना पास राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एंडरसन होगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 39 की 49 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि नाभिकीय बलों के लिए कौन सा कण उत्तरदायी है? तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और दोस्तों न्यूक्लियॉन कौन से बल द्वारा बंधे होते हैं? नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। और मैंने ये भी बात बताई थी कि नाभिकीय बलों की खोज किसने की थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? युकावा ने। और युकावा ने बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, जिसके कारण एक कण उत्पन्न होता है, जिस कण को नाम क्या दिया गया? मेसोन कण। दोस्तों युकावा ने एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत कब दिया था? वो सिद्धांत 1935 में दिया था, जिसको युकावा मेसोन सिद्धांत कहते हैं। और युकावा ने सिद्धांत से किसकी कल्पना की थी? मेसोन कण की। तो दोस्तों नाभिकीय बलों के लिए कौन सा कण उत्तरदायी है? मेसोन कण होता है। ये बात याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय बलों की खोज किसने की थी दोस्तों? युकावा ने की थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी याद रखना। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, नाभिकीय बल प्रकृति के सबसे स्ट्रॉन्ग बल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रकृति का सबसे अगर स्ट्रॉन्ग बल है, सबसे प्रबल बल है, तो वो कौन सा बल है? नाभिकीय बल है। लेकिन ये लघु परासी बल है, ये बहुत छोटे से क्षेत्र में कार्य करता है। मतलब कुछ फर्मी मीटर में ही अपने के पास ही क्या करता है? कार्य करता है। मतलब केवल नाभिक के अंदर ही कार्य करता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि प्रकाश में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि प्रकाश के अंदर कौन से कण होते हैं? फोटोन कण होते हैं। कौन से कण होते हैं दोस्तों? फोटोन कण होते हैं। ये बात क्लियर है। तो अपना इसका राइट आंसर अपना बी होगा। और वो कौन सा होगा? फोटोन होगा। क्लियर दोस्तों। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो, अगर आपके कोई भी एनीवे कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। मैं आपके डाउट को और अच्छी तरीके से
क्लियर कर दूंगा। वैसे आशा करूंगा कि शायद मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा है। और दोस्तों इस जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, इस वीडियो सॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों अगर अभी तक हमने हमारे चैनल दीपक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही टेस्ट सीरीज अपलोड करूँ, जैसे ही मैं आपको PDF सेंड करूँ या मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। और अब मैं जैसे भी आपको जिस भी टॉपिक की अगर आपको PDF चाहिए या PDF प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उस टॉपिक का नाम लिखिए या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां जाइए और वहां से PDF प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं डेली आपको ऐसे ही 1-2 दिन के अंदर ऐसे प्रत्येक टॉपिक की मैं आपको PDF अवेलेबल कराता रहूँगा, आपका टेस्ट लेता रहूँगा, आपको सोल्यूशन साथ साथ में उसके सोल्यूशन देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ओके दोस्तों।